अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स हुसैन। इंडिया की 4 से 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन मुनक्किद हुए और उनके नतायज बहुत ही भयानक है। केरलम के अंदर इलेक्शन हुए, आसाम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, और सबसे ज्यादा जो मार्का लड़ा गया, जो सबसे बड़ा दंगल था, वो वेस्ट बंगाल के अंदर था। हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि बीजेपी ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराने के लिए, और अब तो वो साबित हो गया और हम इसमें इस वीलॉग में आपको हकायक बताएंगे। पौंडीचेरी के इलेक्शन के अंदर, आसाम के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी थी, और केरलम के अंदर कांग्रेस ने कैसे सरकार बनाने वो जा रही है, और तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति ने कैसे सरकार बनाई। यानी 2 साल पहले वो पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं और आज वो तमिलनाडु के अंदर सरकार बना रहे हैं। तो हम इस वीलॉग के अंदर इन तमाम पहलुओं का खुलासा करेंगे कि कांग्रेस की फॉल्ट लाइन क्या थी और बीजेपी की क्या थी, और तृणमूल कांग्रेस ने कौन सी गलतियां की, आसाम के अंदर कांग्रेस को क्यों शिकस्त हुई, आसाम में बीजेपी क्यों सरकार बना रही है, केरलम के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आज कांग्रेस वहां सरकार बना रही है, और तमिलनाडु के अंदर और डी के स्टालिन वो क्यों शिकस्त खा गए और वहां पे एक नया नौजवान जो फिल्मी हीरो है वो क्यों इक्तदार संभालने जा रहा है। इस वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर ले, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की अगर असेंबली देखें तो वहां पे डी के स्टालिन काफी अरसे से उस असेंबली में राजधानी संभाले हुए था, और इवन वो अपने बेटे को इस लेवल पे वो ले आया था कि वो डिप्टी सीएम, और वो चाह रहे थे कि अब उसकी ख्वाहिश है, यानी डी के स्टालिन ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु का। लेकिन एक बहुत बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है और ये विजय थालापति हैं, और ये आके एक टीवे की एक पार्टी बनाते हैं, यानी तमिलनाडु जो विक्ट्री और काशगाम, ये पार्टी बनाते हैं 2 साल पहले, और उस जलसे के अंदर 10 लाख तमिलनाडु शामिल होते हैं, यानी 10 लाख लोग उसमें शामिल होते हैं। और हमने उस वक्त एक वीलॉग किया था कि उसने हिला के रख दिया था जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा सियासतदान जो एक्टर कम पॉलिटिशियन था, वो एंट्री देता है और वो जो दिल्ली सरकार है उसके चूल्हे हिला देता है। और हमने कहा था कि ये एक डेंट देगा, ये प्रशांत किशोर ने भी वही बात की कि ये डेंट देगा, और अगर सिंगल हैंडली ये इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो ये विन शायद ना कर पाए लेकिन करीब करीब आ जाएगा। और आज तमिलनाडु के अंदर 108 सीटें वो ले गया। डी के स्टालिन की अगर पार्टी देखें वो 65 ले गई है, और डी के जो डीएमके है उसको देखें तो वो 45 ले गई है। और अब जो है ना वो एक मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी ना कहें लेकिन कुछ और सीटें उसके साथ मिल जाती हैं तो वो एक गठबंधन की सरकार बना सकता है। और यकीनी तौर पे जो उसके साथ युवाज हैं वो जुड़ गए हैं, नौजवान जुड़ गए हैं, और विजय थालापति को कंग्रेचुलेट करते हैं। रश्मिका मंदाना उसको कर रही हैं, उनके शौहर जो है ना देवरकोंडा वो उसको कंग्रेचुलेट करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है ना उनको मुबारकबाद दे रही है कि उन्हें भी यकीन नहीं था कि 2 साल पहले जो बंदा पार्टी बना रहा है वो इतनी बड़ी फतह हासिल करेगा। इस तरह पौंडीचेरी के अंदर भी मिक्स सूरत हाल रही, वहां पे इतना ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं था, कम सीटें थी, तो कम सीटों के अंदर वो लेफ्ट राइट विंग के लोग वहां लड़ते रहे और मोदी सरकार वहां बड़ी कोशिश करती रही गठबंधन के हवाले से। केरलम के अंदर अलबत्ता मोदी गया, बड़ी कोशिश की उसने केरलम के लोगों को अपने साथ लुभाने की, लेकिन केरलम के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कई दहाइयों के बाद वहां पे लेफ्ट विंग जो है वो शिकस्त खा गई है, और दोबारा जो विपक्ष में थी पार्टी यानी कांग्रेस की थी और दूसरी पार्टियां थी वो मिलकर गठबंधन की सरकार बना रही हैं। केरलम के अंदर इतना बड़ा वो डेंट नहीं है जो आप आसाम के अंदर देखें। आसाम के अंदर हमने पहले भी बात की मियां मुस्लिम के हवाले से, जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी और वहां पे जो उनको जदोकोप कर रहे थे, उनके खिलाफ जो बातें कर रहे थे, वो हमने पहले भी बात की थी। जो उनका मुख्यमंत्री है जो इस वक्त है, जिसने कांग्रेस को नाकू चने चबाया, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, यानी इतना एक बेशरम किस्म का इंसान है जिसको उन्होंने बीजेपी सरकार ने, और इसके खिलाफ पहले उसने कार्रवाई की थी, इसके खिलाफ पर्चे और काफी सारी चीजें हुई थी, लेकिन जब वो इस बीजेपी सरकार में आ गया तो उन्होंने कहा कि जी बात तुम्हारे सारे हाथ जो है ना गुनाह पाप तुम्हारे धुल गए हैं, तो हमारे बीजेपी में आ गए हो। तब से लेके आज तक यानी ये वाहिद रियासत है आसम की जो आज भी मोदी के इशारों के ऊपर नाचती है, यानी मुख्यमंत्री कोई और है वहां पे लेकिन वो इशारों पे नाचता है। और इसी के हवाले से जो खेड़ा साहब पवन खेड़ा, उसने भी काफी सारी चीजें दी थी इसकी फैमिली के हवाले से कि वो डुअल नहीं ट्रिपल पासपोर्ट रखती है, और करप्शन के हवाले से काफी सारी चीजें की, तो इन्होंने उसके खिलाफ भी एफआईआर कर दी थी, और आज भी वो एफआईआर को फेस कर रहे हैं।
तो वहां पे दूसरे नंबर पे तो खैर कांग्रेस है 31 सीटों के साथ, लेकिन पहले नंबर के जो है ना वो दोबारा बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, वहां भी ज्यादा इतना बड़ा डेंट नहीं था, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों को ये समेटे हुए थे, और जो शहरों के वोट थे इन्होंने उसके ऊपर काम किया हुआ था काफी सारे, यानी इन्होंने वर्क किया हुआ था। हमने एक वीलॉग के अंदर आसाम का पूरा जो है जोग्राफिया बताया था, और कहां कहां ये इलेक्शन जीत पाएंगे वो भी बताया था। लेकिन जो सबसे बड़ा डंट हुआ है, जो सबसे बड़ा यूं समझे कि जुल्म हुआ है, इलेक्शन का घोटाला हुआ है, और इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग हुई है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुई है। यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर जो आज कल की तारीख में हुआ है वो शायद इंडिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, और इसके काफी सारी डायमेंशन है। यानी 4 एक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं उसी के अंदर। अगर आप देखें बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में 4 एक्टर थे और 4 ही फैक्टर हैं जो बीजेपी जीत गई है और तृणमूल कांग्रेस जो है वो हार गई है, और बाकी छोटी छोटी सीटें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मार्जिन है 190 का, 199 भी कह रहे हैं, वो बीजेपी ले गई, और 90 प्लस जो है ना वो तृणमूल कांग्रेस ले गई। 88 भी कह रहे हैं, लेकिन शायद 90 तक हो जाए। तो ये जो बहुत बड़ा एक 100 का एक गल्फ आया है, ये क्यों आया है, उसकी वजह क्या है? अगर हम स्टार्ट करें, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जो उसकी ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी और सायोनी घोष ने हर वक्त ये कहा था, और इन्होंने ये जुड़ी हुई थी, यानी वो जो हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी सब पे भारी, वो सायोनी घोष नारे लगाया करती थी, वो उसके ठीक थे। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से हुकूमत बना के बैठी हुई है, और उसने भी कोशिश की थी, और 2021 में उसने जिस अंदाज से खवातीन को पैसे दिए और उनके लिए काफी सारी योजनाएं चलाई, तो प्रॉब्लम कहां पे आया? यानी ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई थी, और सायोनी घोष उसको एक असिस्ट कर रही थी, और लोग भी कर रहे थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को सबसे बड़ा डेंट जो पार्टी के अंदर से वो वर्कर की तरफ से, जो लोअर स्केल के ऊपर वर्कर थे, वो जिस अंदाज से आंदोलन मचा रहे थे, जो लोगों के साथ जो वो जुल्म ज्यादती कर रहे थे, लोगों ने ये जानते हुए कि 2-2.5 करोड़ जो खवातीन है उनको वो 1500 रुपया पर महीना दे रही थी, इसके बावजूद भी वोट उनको नहीं दिया। यानी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है, क्यों नहीं दिया ये भी आगे हम बात करते हैं। दूसरा फैक्टर था बीजेपी का, यानी बीजेपी आपको याद होगा बिहार के अंदर जाती है तो वहां पे 10-10 हजार 10 दिन पहले जाके, 2 दिन पहले जाके वो बांट देती है खवातीन के अंदर, और उनको नारे लगाती है हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपके नौजवानों को नौकरियां देंगे, जो रियासत के अंदर बहुत सारे काम करवाएंगे, वो नारे लगाते हैं। अब देखिए बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार है वो असिस्ट करती है जाके नीतीश कुमार को, जो फॉर्मर उसका मुख्यमंत्री था, 10 बार मुख्यमंत्री रहा, उसको असिस्ट करती है, पैसे भी अवेलेबल हो जाते हैं। रियासत के अंदर पैसे नहीं होते लेकिन केंद्र सरकार देती है। तृणमूल कांग्रेस ये नहीं कर सकती वेस्ट बंगाल में, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि 10 दिन पहले वो पैसे बांट सके लोगों के अंदर। और उसको 2021 से जिस अंदाज से, यानी पिछले 5 सालों से बीजेपी, वैसे तो 10 सालों से, 5 सालों से हर उसका डेवलपमेंट बजट जो है वो रोक रही थी, हर उसके अच्छे काम को बुरा दिखा रही थी, हर उसके अच्छे काम को रोकने के लिए वो बाड़े लगा रही थी। ये नजर आ रहा था, ममता बनर्जी को भी आ रहा था, वहां की आवाम को भी आ रहा था। ये दूसरा बला था। और तीसरा बड़ा जो फैक्टर था वो मुसलमानों का है। अब देखिए इस रियासत के अंदर 25 to 27% मुसलमान है, वेस्ट बंगाल के अंदर 27% मुसलमान रहते हैं, और ये SIR का घोटाला करके वहां पे 27 लाख, वैसे 60 लाख है उनके ऊपर उन्होंने चेक लगाया, लेकिन 27 लाख वोट काट दिए इन्होंने। और वहां पे जो मार्जिन आ रहा है वो 2.5% का आ रहा है, 2.5 से 3% का आ रहा है, और जो वोट काटे ये 4% का है। यानी अगर आज मार्जिन उनका 2-2.5% रहता है तो इसका मतलब है 27 लाख जो वोट काटे गए, जो 4% बनते हैं, तो वो रोल का प्ले कर गए वहां पे। यानी और ये इनमें से फिर 95% मुसलमान है, इन 27 लाख वोटर में से 95% मुसलमान है। यानी आप वहां पे पहले ही डिसीजन ले चुके हैं कि मुसलमान वोट नहीं डालेंगे। और मोस्टली जो प्रीडोमिनेंटली एरियाज थे फॉर टीएमसी, ये वो एरियाज थे जहां पे वोट काटे गए, और ये जाके उसमें पेश होते हैं, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होते हैं, और इनके सारे कागजात पूरे होते हैं, इवन देन वोट काट दिए जाते हैं। तो ये हो नहीं सकता। आज अगर विपक्ष वहां पे बात करेगा और फिर ये लोकसभा के अंदर बात होगी, राज्यसभा के अंदर बात होगी, और वहां पे समाजवादी पार्टी और बाकी जो पार्टियां हैं वो सोचने पे मजबूर होंगी, अगर ये बिहार के अंदर कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर कर सकते हैं, तो कल वहां क्यों नहीं करेंगे? कल वहां भी करेंगे। तो इससे बड़ी जो धांधली, ये धांधली भी नहीं धांधला है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां पे किया है। और फिर इन्होंने जो चौथा फैक्टर था मुसलमान और हिंदू, इन्होंने ये पूरा इलेक्शन वेस्ट बंगाल का इसी स्पीच के ऊपर, इसी डिबेट के ऊपर लड़ा है। वो मोदी जाता है, वो अमित शाह जाता है,
वो उपेंद्र द्विवेदी जो है ना, इवन इनका आर्मी चीफ बात करता है, इनके फडणवीस देवेंद्र बात करता है, वो सारे के सारे जो है वो मुसलमान हिंदू की बात करते हैं। सरकार हिंदू की है लेकिन हिंदू खतरे में है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो सबसे ज्यादा लड़ा गया इसी नारे के ऊपर लड़ा गया। तो अब देखना यह है कि जहां पे 2 राज्यों के अंदर मोदी सरकार बनाने जा रहा है, यानी एब्सोल्यूट जो उसको मेजोरिटी मिली है उसको वेस्ट बंगाल के अंदर ली है, उसने छीनी है, और फिर साथ उसने आसाम के अंदर, वहीं पे केरलम के अंदर कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है, और टीवे की हुकूमत बनाने जा रही है तमिलनाडु के अंदर। तो 4 राज्यों के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर मिक्स सूरत हाल है। 4 राज्यों के अंदर उसमें से 2 में बीजेपी हुक्मरान बनने जा रही है, जमात एक के अंदर तो वो पहले भी थी, और 15 साल बाद वो वेस्ट बंगाल के अंदर बनाने जा रही है। तमिलनाडु के अंदर अलबत्ता उसको टफ टाइम मिला है, मोदी ने इस टीवीके को समझा ही नहीं था। इवन कांग्रेस ने वो डीके स्टालिन को सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने भी जो विजय है, थिरु विजय, उसको फोन किया और उसको मुबारकबाद दी और कहा कि जो नौजवान हैं उन्होंने भी लीडिंग रोल प्ले किया और बाकी राज्यों के अंदर भी करेंगे। तो सिर्फ देखना यह है कि मोदी सरकार ने जिस नारे को प्रमोट किया है, जो तासुब की फिजा और नफरत को परवान चढ़ाया है, ये कहां ले जाएगी इंडिया को। इंडिया जो एक दौर में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा किया करता था, आज वो अपनी मौत आप मर रहा है, और आज वो सबसे बड़ा लोकतंत्र घुट्टों के बल पड़ा हुआ है। आज जो इलेक्शन कमीशन है, जो आज SIR है, आज जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टीएमसी के मौकफ को मानते हुए कि इतने वोट क्यों काट रहे हैं, आज वो बेबस हो गई है इस तासुब के नारे के सामने, इस RSS के नारे के सामने। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस तरह के एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें।